पति हमारे क्लिनिक पे आते हैं और वे पूछते हैं कि सर हमारे शुक्राणु की रिपोर्ट हर बार अलग अलग आती है। कभी ये 6 मिलियन पर ml आती है, कभी ये 2 मिलियन पर ml आती है, कभी 10-12 मिलियन पर ml आती है और हर बार ये रिपोर्ट अलग आती है। और हम लगातार 6 महीने से, साल भर से या 2 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं और इसी प्रकार की रिपोर्ट आ रही है और हम एकदम थक चुके हैं, टूट चुके हैं, क्योंकि हर तरह का इलाज हम लोग ले चुके हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और यूनानी ट्रीटमेंट। पर इस परिस्थिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें जानना आवश्यक है कि हर एक कंडीशन का समाधान होता है अगर हमें उस कंडीशन के कारण का मालूम हो। तो आज हम बात करेंगे ओलिगोस्पर्मिया, मतलब वीर्य या शुक्राणु की रिपोर्ट सही ना होना, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ओलिगोस्पर्मिया की क्या क्या ग्रेडिंग हो सकती है, क्योंकि इस कंडीशन का जो ट्रीटमेंट है इसी बात पर निर्भर करता है। अगर हम ओलिगोस्पर्मिया या शुक्राणु या वीर्य की रिपोर्ट सामान्य नहीं होने के कारणों की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि उस कपल में पुरुष को किसी तरह का एडिक्शन तो नहीं है। एडिक्शन जैसे कि स्मोकिंग है, टोबैको है, अल्कोहल का अगर वो सेवन करते हैं तो उसकी वजह से उनके शुक्राणु की संख्या, गतिशीलता कम हो सकती है। तो अगर वो उस हैबिट को छोड़ेंगे तो काउंट्स इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा में ये देखना होता है कि वो कपल में पुरुष को पिछले 2-3 महीने में हाई ग्रेड फीवर तो नहीं आया है, क्योंकि अगर हाई ग्रेड फीवर आया है पिछले 2-3 महीने में तो उसकी वजह से उसके पुरुष के शरीर में फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जो कि शुक्राणुओं की संख्या कम होने का कारण हो सकता है। और हमें देखना होता है कि वह पुरुष बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाने के साथ में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, या उन्होंने टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस तो नहीं लगवाए हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इन दवाइयों का सेवन किया है तो ये दवाइयाँ, इन दवाइयों की वजह से उनके ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके फंक्शन को ये कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, जिसकी वजह से शुक्राणु की संख्या, गतिशीलता कम हो सकती है। और हमें यह भी देखना होता है कि उस पुरुष में अंडकोशों में या टेस्टिस में जन्म से कोई विकार तो नहीं है, जैसे कि अनडिसेंडेड टेस्टिस हो। या फिर हमें देखना होता है कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर पस सेल्स कितने हैं, क्योंकि अगर पस सेल्स ज़्यादा हैं तो हमें उस पुरुष को सीमन कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए एडवाइस करना होता है, क्योंकि अगर उसमें इन्फेक्शन मिलता है तो उस इन्फेक्शन की वजह से, फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होने की वजह से और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अधिक होने की वजह से स्पर्म्स के काउंट्स कम हो सकते हैं, मोटिलिटी कम हो सकती है। और हमें ये पूछना होता है कि क्या उन्होंने रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी ली है क्या, या फिर हमें उस कपल को लोकली एग्जामिन करना होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उसके टेस्टिस का साइज क्या है, फर्मनेस कैसी है। हमें देखना होता है कि लोकली इंग्वाइनल रीजन में या स्क्रोटल रीजन के अंदर कोई सर्जरी का स्कार तो नहीं है या सर्जरी की हिस्ट्री तो नहीं है। हमें देखना होता है कोई वेरिकोसील तो नहीं है उस पुरुष के अंदर, और उस वेरिकोसील की ग्रेडिंग को भी देखना होता है, क्योंकि वेरिकोसील होने की वजह से भी कई पुरुषों में शुक्राणु की संख्या, गतिशीलता कम हो सकती है। इन कंडीशंस में ओलिगोस्पर्मिया की ग्रेडिंग को भी देखना आवश्यक होता है। क्या यह माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अगर ये माइल्ड है, मतलब अगर शुक्राणु की संख्या 10 से 15 मिलियन पर ml के आसपास है और गतिशीलता ठीक है, तो इसे माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। इस कंडीशन में मेडिसिन से फायदा मिलने की संभावना ठीक रहती है। दूसरा होता है मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया। अगर शुक्राणु की संख्या 5 मिलियन से 10 मिलियन के बीच में होती है और हमें कारणों का पता होता है, तो अगर हम कारण को ठीक करते हैं और प्रॉपर्ली ट्रीट करते हैं तो इसमें शुक्राणु की संख्या इंप्रूव होने के चांस रहते हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी की भी संभावना हो सकती है, या हम आईयूआई वाला ट्रीटमेंट भी पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। पर अगर यह सीवियर ओलिगोस्पर्मिया है, मतलब कि शुक्राणु की संख्या अगर 5 मिलियन पर ml से कम है और हमें इसका कारण का नहीं पता, अर्थात ये इडियोपैथिक है, तो उस कंडीशन में मेडिसिन से फायदा मिलने की संभावना काफ़ी कम होती है और ऐसे पेशेंट्स को अपने फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलना चाहिए और आईवीएफ इक्सी ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करना चाहिए। इक्सी ऐसे केसेस में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम प्लेन आईवीएफ ऐसे केसेस में करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजेशन फेलियर होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। इसलिए इनमें इक्सी ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। और
खास तौर पे सीवियर ओलिगोस्पर्मिया के अंदर वो पेशेंट 25% केसेस के अंदर पेशेंट माइट लैंड अप इन एजोस्पर्मिया और नील स्पर्म्स। हो सकता है कि फ्यूचर में उसके शुक्राणु बिल्कुल खत्म हो जाए, इसलिए ऐसे पेशेंट्स को अपना ट्रीटमेंट डिले नहीं करना चाहिए। हो सकता है डॉक्टर उनको सीमन फ्रीजिंग के लिए एडवाइस करें, क्योंकि अगर उनके स्पर्म्स नील हो जाते हैं या एजोस्पर्मिया हो जाता है तो फिर उस केस में शुक्राणु के लिए उस पेशेंट्स के अंडकोश पे हमें सर्जरी करनी पड़ती है, और अगर स्पर्म फ्रीज किया जाता है, सीमन फ्रीज किया जाता है, तो हम इस सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि बेसिकली जो पेशेंट्स इस समस्या ओलिगोस्पर्मिया से पीड़ित होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अजीब स्थिति होती है, और ये वीडियो खास तौर पे मैंने उन्हीं पेशेंट्स के लिए बनाया है ताकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ले सके, अपने कंप्लायंस को बेटर कर सके। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं किसी भी तरह के, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उनके सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।